India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र के अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट ने किया केंद्र को नोटिस जारी। 2 सप्ताह के बाद होगी सुनवाई। करीब 400 लोगों को नौकरी से हटाए जाने पर 17 जुलाई को सुनवाई। दिल्ली सरकार के वकील सिंघवी ने कहा, उपराज्यपाल सुपर चीफ मिनिस्टर की तरह कर रहे काम। मणिपुर हिंसा मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुनवाई को हिंसा या तनाव बढ़ाने के लिए इस्तेमाल न हो। इंटरनेट बहाली पर अंतरिम आदेश पर भी होगी सुनवाई। अभिषेक बनर्जी को शिक्षक भर्ती घोटाले में राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी की जांच में हस्तक्षेप करने से किया इनकार। बनर्जी पर लगाया गया 25 लाख रुपए का जुर्माना रद्द। शराब नीति घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी अर्जी। India Legal presents Courts Roundup. चलिए कोर्ट्स राउंडअप की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मणिपुर की। मणिपुर में इंटरनेट बहाल करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए सहमत हो गया। अदालत ने कहा कि कानून व्यवस्था कायम करना सरकार का काम है, कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा। सुरक्षा बलों और पुलिस के लोगों द्वारा लूटे गए हथियार का क्या हुआ, इस पर सरकार अपना जवाब मंगलवार को देगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मणिपुर में हिंसा से संबंधित कार्रवाई का इस्तेमाल हिंसा बढ़ाने या समस्याएं पैदा करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच में मणिपुर हिंसा मामले पर सुनवाई हुई। मणिपुर सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा, वहां हालात सामान्य हो रहे हैं। इस मामले पर किसी भी तरह से रिपोर्टिंग से वहां के हालात पर असर पड़ेगा। सीजेआई ने प्रदेश सरकार की स्टेटस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील कोलिन गोंसाल्वेस से कहा कि आप राज्य सरकार की स्टेटस रिपोर्ट को देख लें और अपनी तरफ से भी उचित सुझाव दें। इसके बाद हम इस मामले पर निर्देश जारी करने पर विचार करेंगे। मणिपुर में इंटरनेट बहाल करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। 7 जुलाई को मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य में इंटरनेट लीज लाइन और फाइबर टू द होम कनेक्शन पर इंटरनेट बैन हटाने का आदेश दिया था, बशर्ते एक्सपर्ट कमेटी सहित सभी हितधारकों के सुझाए गए सुरक्षा उपायों का अनुपालन किया जाए। सीजेआई ने कहा कि कानून व्यवस्था या सुरक्षा कायम करना कोर्ट का काम नहीं है। अगर हम ये सब करेंगे तो राज्य की सरकार किस लिए है? यह चुनी हुई सरकार का काम है। हालांकि कहा कि अगर याचिकाकर्ता सुझाव दें तो हम उन पर विचार कर सकते हैं। सीजेआई ने कहा कि यह एक मानवीय मुद्दा है और हम चाहते हैं कि बिना किसी पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण के व्यवस्था की जाए। कोर्ट ने कहा कि राज्य की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और क्या कोई और कदम उठाने की जरूरत है। सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि सुरक्षा बलों और पुलिस के लोगों द्वारा लूटे गए हथियार लूटे गए थे, उसमें क्या हुआ। इस पर सरकार अपना जवाब मंगलवार को देगी। इसके अलावा मणिपुर हाईकोर्ट द्वारा इंटरनेट बहाली को लेकर दिए गए अंतरिम आदेश के मामले पर भी मंगलवार को ही सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट ने सरकार को
केस बाय केस के आधार पर फाइबर टू द होम कनेक्शन बहाल करने पर विचार करने का भी निर्देश दिया था, बशर्ते कि विशेषज्ञ समिति द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए सुरक्षा उपायों का अनुपालन किया जाए। राज्य में इंटरनेट की बहाली की मांग करने वाले विभिन्न पक्षों द्वारा दायर की गई जनहित याचिकाओं पर एक आदेश जस्टिस अहनथेम बिमोल सिंह और जस्टिस गुणेश्वर शर्मा ने पारित किया। 6 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में हिंसा की कथित घटनाओं के जवाब में 3 मई 2023 से मणिपुर में लगाए गए इंटरनेट प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा था कि मणिपुर उच्च न्यायालय के पास पहले से ही मामला है और इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट याचिका पर विचार नहीं कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में फंसे तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी के लिए एक बुरी खबर। सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ईडी की जांच को रोकने से मना कर दिया। इसके बाद अब शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में ईडी अपनी जांच को जारी रख सकती है। सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की ओर से कहा गया कि वो जांच को बाधित नहीं करेगा। न्यायालय ने आगे टिप्पणी की कि ईडी की जांच पर रोक नहीं लगाने के मामले में उच्च न्यायालय ने जो फैसला लिया था वो बिल्कुल सही। अभिषेक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को शिक्षक भर्ती घोटाले में राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल जॉब्स फॉर कैश घोटाला मामले में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने उस आदेश को वापस लेने की बनर्जी की याचिका को खारिज करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा, जिसने सीबीआई और ईडी को मामले में उनसे पूछताछ करने की अनुमति दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को उच्च न्यायालय द्वारा बनर्जी पर लगाए गए 25 लाख के जुर्माने को रद्द कर दिया। हालांकि ये स्पष्ट किया कि इस तरह के निर्देश की व्याख्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के दृष्टिकोण की योग्यता के आधार पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं की जानी चाहिए। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने सही निष्कर्ष निकाला था कि जांच को रोकने का निर्देश उच्च न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता। इसलिए पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, ये मानते हुए कि इस तरह के हस्तक्षेप से जांच बाधित होगी। हालांकि न्यायालय ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता या सीआरपीसी की धारा 482 समेत अन्य उपायों को अपनाने के लिए बनर्जी के लिए इसे खुला छोड़ दिया है। अभिषेक बनर्जी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि आदेश में त्रुटियां हैं। सिंघवी ने एक न्यायाधीश द्वारा एक आदेश में लगाए गए आरोप के आधार पर ईडी की कार्रवाई के बारे में भी चिंता व्यक्त की, जबकि इस तरह के कदम को चौंकाने वाला बताया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती घोटाले में अब तक 350 करोड़ रुपए मिले। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जांच के लिए बुलाए जाने पर अभिषेक बनर्जी को सहयोग करना चाहिए। पश्चिम बंगाल शिक्षा भर्ती घोटाले में आरोपी अभिषेक बनर्जी ईडी की पूछताछ में आनाकानी कर रहे थे। इसके साथ ही पेशी की तारीख पर अभिषेक बनर्जी ने यात्रा और पंचायत चुनाव के बिजी शेड्यूल का हवाला दिया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अभिषेक बनर्जी चाहें तो मामला निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन दाखिल कर सकते हैं, लेकिन सीबीआई और ईडी की जांच पर रोक लगाना इसका कोई हल नहीं है और न ही ऐसा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उधर दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को सुनवाई करेगा। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने ये मामला रखा, जिस पर कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया। अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि हाईकोर्ट जमानत याचिका खारिज कर चुका है। सिसोदिया की पत्नी गंभीर रूप से बीमार है और अस्पताल में भर्ती। इससे पहले सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी, लेकिन उनकी अर्जी को खारिज कर दिया गया था। बीते गुरुवार को सिसोदिया अपनी जमानत मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। वो दिल्ली की शराब नीति घोटाला मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं।
ईडी ने छापेमारी की कार्रवाई के बाद उन्हें हिरासत में लिया था। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई करेगी। बेंच ने कहा कि मामला 17 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है, लेकिन वो इस पर 14 जुलाई को सुनवाई करेगी। सिसोदिया ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई और ईडी मामलों में जमानत के लिए पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इससे पहले वो 2 बार दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दे चुके थे, लेकिन वहां पर उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेशों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 मई को इस मामले में मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि आबकारी नीति मामले में सिसोदिया उच्च पद पर थे, तो वो ये नहीं कह सकते कि इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं थी। कोर्ट ने 3 जुलाई को आबकारी नीति से जुड़े घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहते हुए सिसोदिया के पास आबकारी विभाग भी था। सीबीआई ने उन्हें घोटाले में उनकी भूमिका के लिए पहली बार 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था और तब से वो हिरासत में। उन्होंने 28 फरवरी को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास की उस याचिका पर सुनवाई अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी, जिसमें गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कथित उत्पीड़न के मामले में उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया था। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस जेबी पारदीवाला की खंडपीठ पार्टी की पूर्व सदस्य की ओर से दर्ज यौन उत्पीड़न की शिकायत के आधार पर श्रीनिवास के खिलाफ असम में दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट के संबंध में अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। असम सरकार की ओर से समय मांगे जाने के बाद खंडपीठ सुनवाई अगस्त तक स्थगित करने पर सहमत हो गया। जस्टिस गवई ने शुरू में अंतरिम अग्रिम जमानत देने के अदालत के पहले के आदेश को पूर्ण बनाने का सुझाव दिया। तब उन्हें ये बताया गया कि श्रीनिवास ने निर्देश के अनुसार जांच में सहयोग किया। हालांकि जब असम राज्य के वकील ने जोर दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन देने के अनुरोध को स्वीकार करते हुए कहा कि जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया। उसके 2 सप्ताह बाद प्रत्युत्तर दाखिल करना होगा। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंह भी पेश हुए। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास इस साल की शुरुआत में असम युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अंगकिता दत्ता को कथित तौर पर परेशान करने के आरोप में निशाने पर आए थे। अप्रैल में ट्विटर पर ट्वीट्स की एक श्रृंखला में पूर्व महिला अध्यक्ष और जेंडरवादी और अंतर्राष्ट्रवादी होने और उनके जेंडर के आधार पर उनके साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। श्रीनिवास पर सार्वजनिक रूप से बोलने के कुछ ही दिनों के भीतर दत्ता को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए 6 साल की अवधि के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। अपनी शिकायत में दत्ता ने आरोप लगाया कि श्रीनिवास ने लगातार लैंगिक टिप्पणी और अपशब्दों का इस्तेमाल कर उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने न केवल श्रीनिवास के खिलाफ एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया। जब मामला अपील में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने श्रीनिवास को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी। खंडपीठ ने उन्हें गिरफ्तारी से बचाते हुए कहा कि एफआईआर दर्ज करने में लगभग 2 महीने की देरी हुई और ऐसे में याचिकाकर्ता अंतरिम सुरक्षा का हकदार। यहाँ तो श्रीनिवास की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। बीवी श्रीनिवास की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी की गई है। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि एफआईआर दर्ज करने में 2 महीने का वक्त लगा, इस लिहाज से अग्रिम जमानत दी गई। श्रीनिवास की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। भारतीय युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पर कथित छेड़छाड़ का मामला। असम युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष से कथित छेड़छाड़ का ये पूरा मामला। बीवी श्रीनिवास पर यह गंभीर आरोप लगाए गए थे। श्रीनिवास की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत की तरफ से तमाम बातें कही गई हैं। याचिका पर सुनवाई अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई है, यानी अब अगस्त महीने में इस याचिका पर सुनवाई होगी। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने श्रीनिवास के खिलाफ एफआईआर रद्द करने से इनकार किया था, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कथित उत्पीड़न मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। देश की सर्वोच्च अदालत में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई। अब इस मामले पर याचिका पर अगली सुनवाई अगस्त माह में की जाएगी। आपको बता दें कि श्रीनिवास बीवी पर गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। हाईकोर्ट के आदेशों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का बीवी श्रीनिवास की तरफ से दरवाजा खटखटाया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने 30 मई को इस मामले में
याचिका पर सुनवाई अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई। श्रीनिवास की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बीबी श्रीनिवास की उस याचिका पर सुनवाई अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी, जिसमें गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कथित उत्पीड़न के मामले में उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया। जस्टिस BR गवई और जस्टिस JB पारदीवाला की खंडपीठ पार्टी के पूर्व सदस्य द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न की शिकायत के आधार पर श्रीनिवास के खिलाफ असम में दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट के संबंध में अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। असम सरकार की ओर से समय मांगे जाने के बाद खंडपीठ सुनवाई अगस्त तक स्थगित करने पर सहमत हो गया। जस्टिस गवई ने शुरू में अंतरिम अग्रिम जमानत देने के अदालत के पहले के आदेश को पूर्ण बनाने का सुझाव दिया था, जब उन्हें बताया गया कि श्रीनिवास ने निर्देश के अनुसार जांच में सहयोग किया। हालांकि जब असम राज्य के वकील ने जोर दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन देने के अनुरोध को स्वीकार करते हुए कहा कि जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया। उसके 2 सप्ताह बाद प्रत्युत्तर दाखिल करना होगा। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीबी श्रीनिवास इस साल की शुरुआत में असम युवा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष अंकिता दत्ता को कथित तौर पर परेशान करने के आरोप पर निशाने पर आए थे। अप्रैल में ट्विटर पर ट्वीट्स की एक श्रृंखला में पूर्व महिला अध्यक्ष और जेंडरवादी और अंध राष्ट्रवादी होने और उनके जेंडर के आधार पर उनके साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया गया। श्रीनिवास पर सार्वजनिक रूप से बोलने से कुछ ही दिनों के भीतर दत्ता को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए 6 साल की अवधि के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। और चलिए अब हम आपको कल्पेबल होमिसाइड और हत्या के बीच के फर्क के बारे में बताएंगे। दरअसल भारत में होमिसाइड को 2 रूपों में फर्क किया गया है। कल्पेबल होमिसाइड जो कि इंडियन पीनल कोड की धारा 299 में वर्णित है, और कल्पेबल होमिसाइड जिससे मर्डर का अपराध नहीं बनता, यह इंडियन पीनल कोड की धारा 300 के तहत लगता है। इन दोनों में बहुत कम अंतर है, लेकिन ये अंतर लीगल सिस्टम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होते हैं, क्योंकि फैसला आमतौर पर देना इन मतभेदों पर निर्भर होता है। बुनियादी तौर पर यह फर्क अपराधी के इरादे पर निर्भर करता है। इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर आपको इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। हमारे इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड की बात करता है और सेक्शन 300 मर्डर की बात करता है। इन दोनों ही टर्म्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो आइए आज यही दोनों टर्म्स मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूं। इन दोनों के डिफरेंस में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है इंटेंशन। कल्पेबल होमिसाइड में मारने का इंटेंशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जहां पे मारने का इंटेंशन नहीं है वहां अवेयरनेस हो सकती है कि इसकी वजह से डेथ हो सकती है, और मर्डर में ये नॉलेज होती है कि ये जो मैं कर रहा हूं उससे डेथ होगी ही होगी। हमारे इंडियन पीनल कोड के अंदर दोनों ऑफेंसेस की सजा भी अलग अलग है, जिसके अंदर कल्पेबल होमिसाइड की सजा या तो 10 साल तक जेल में या फाइन या दोनों भी हो सकती है, और मर्डर में डेथ पेनल्टी या लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा भी हो सकती है। उधर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दी गई दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई हुई। दिल्ली की आप सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं पर नियंत्रण से जुड़े केंद्र के अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अध्यादेश पर रोक की मांग की है। कोर्ट ने कहा कि मामला गंभीर है, हम सभी पक्षों को सुनने के बाद ही कोई फैसला देंगे। सीजीआई ने कहा कि हम केंद्र को नोटिस जारी कर रहे हैं। अध्यादेश पर 2 हफ्ते के बाद अब सुनवाई होगी और 400 से ज्यादा लोगों को नौकरी से हटाने के मामले पर अगले सोमवार को सुनवाई होगी। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले को लेकर केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार की अर्जी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अध्यादेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा, ये महत्वपूर्ण मामला है, बिना सुने हम कोई अंतरिम आदेश नहीं जारी कर सकते। सीजीआई ने मामले पर नोटिस जारी करने के साथ ही मामले में उपराज्यपाल को पक्षकार बनने की मंजूरी देते हुए दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी को संशोधित अर्जी दाखिल करने को कहा। कोर्ट इस मामले पर 2 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। इस दौरान सभी अपने हलफनामा और जवाबी हलफनामा दाखिल करेंगे। सिंघवी ने कहा कि इसी अध्यादेश के आधार पर 471 ऐसे लोगों को पद से हटा दिया गया है
जिनमें से कई ऑक्सफोर्ड जैसे विश्वविद्यालय से शिक्षित हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को नौकरी दी गई, इस पर सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई न हो। जो प्रभावित हैं वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये मांग याचिका में नहीं है, यहाँ नई बात कही जा रही है। वहीं उपराज्यपाल द्वारा 400 से ज्यादा स्वतंत्र सलाहकार के पद पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों को हटाए जाने के मामले पर 17 जुलाई को सुनवाई होगी। हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि याचिका अध्यादेश को चुनौती देते हुए दाखिल की गई है और उसके तहत इस नियुक्ति को चुनौती दी जा रही है। इसके लिए वो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, जबकि इसके लिए अभी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दाखिल नहीं की गई है। वहीं सिंघवी ने कहा कि इसके लिए अर्जी दाखिल कर देंगे। सिंघवी ने कहा कि उपराज्यपाल सुपर चीफ मिनिस्टर की तरह काम कर रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 239 ए में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए संघीय लोकतांत्रिक शासन की योजना का उल्लंघन करता है। अध्यादेश पर केंद्र का निर्णय मनमाना है। अध्यादेश संवैधानिक पीठ के फैसले को विधायी रूप से खारिज कर देता है या उसकी समीक्षा करता है। अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश बनाने की शक्तियों का एक अनुचित और असंवैधानिक दुरुपयोग है। सिंघवी ने केंद्र के अध्यादेश पर रोक लगाने की अपील की। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि राहत अध्यादेश पर नहीं मिले। अध्यादेश पर 2 हफ्ते बाद सुनवाई होगी और 400 से ज्यादा लोगों को नौकरी से हटाने के मामले पर अगले सोमवार को सुनवाई होगी। केंद्र सरकार ने दिल्ली में ग्रुप ए अधिकारियों के तबादले और उनकी पदस्थापना के लिए एक प्राधिकरण गठित करने के उद्देश्य से 19 मई को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अध्यादेश 2023 जारी किया था। इस अध्यादेश के जारी किए जाने से केवल 1 सप्ताह पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस, कानून व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंप दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। India Legal presents Courts Roundup.